सर एमआईएम की तरफ से ज़मीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? और आज जो है मुल्क का संविधान खतरे में है। एमआईएम किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? क्या इस बार एमआईएम का गठबंधन देखने मिलेगा? लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव तो लड़ना है। सब पार्टियों के नेज़े पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे वो सेना हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पक्ष हो। तो सर क्या लगता है आपको, भाजपा को या योगी आदित्यनाथ को टक्कर देना एमआईएम के बस में होगा? और आने वाले वक्तों में यूपी का भविष्य एमआईएम पार्टी बनेगी और दलित समाज बनेगी। तो सर ये आरोप है या इसमें कुछ सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि जनता भी कश्मकश में है कि भैया ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ये सच है या झूठ। और जहाँ तक बात है बी टीम की, साबित तो करो ना मेरा भाई। सिर्फ बोलना आसान है, इल्ज़ाम लगाना आसान है, साबित करना मुमकिन है। जो महानगर पालिका का स्क्रैप है उसे जो है सस्ते दामों में बेचा गया और उसमें कुछ हेर फेर की गई। सर ये पूरा मामला क्या है और आपको किस तरीके से इसकी जानकारी मिली? नगर पालिका मुंबई की जनता का पैसा है और मुंबई की जनता के पैसे से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। इस समय हम एमआईएम की ऑफिस में है, मुंबई कार्यालय में। मेरे साथ में इस समय मौजूद है फैयाज़ अहमद खान जी, जो कि मुंबई अध्यक्ष हैं एमआईएम पक्ष के। मैं ज़्यादा समय गवाए बिना फैयाज़ अहमद जी से जानना चाहूँगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आने वाला जो समय है चुनाव का है, महानगर पालिका का चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है, तारीख तय हो सकती है। सर एमआईएम की तरफ से ज़मीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? पहली चीज़ तो आपका अभिनंदन कि आप यहाँ पर आए जी, और हमारी बात रखने का मौका दिया आपने। और ये एक जमात है, और जमात जो है पिछड़े दबे कुचले लोगों की जमात है और मुल्क के संविधान को बचाने की जमात है। और आज जो है मुल्क का संविधान खतरे में है, इसीलिए असद साहब ने आवाज़ लगाया है, लोगों को आवाज़ दी है कि आओ मिलकर मुल्क के संविधान को बचाएं हम। सर मैं अगर महानगर पालिका की बात करूं, अभी आपने देखा होगा राष्ट्रवादी और शिवसेना जो है एक साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है 227 सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। एमआईएम किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? क्या इस बार एमआईएम का गठबंधन देखने मिलेगा? देखिए, गठबंधन की बात तो चल रही है, हमारे जो वरिष्ठ हैं बात कर रहे हैं, मुझसे जो बात है मैं ही बात कर रहा हूँ मैं। और गठबंधन होना चाहिए, जो एक जहन के लोग हैं, सोचते हैं कि मुल्क का संविधान बचे और अक़लियतों को उनके जायज़ हुकूक मिलें, उनका होना चाहिए। उसकी कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव तो लड़ना हमको है और अपनी आवाज़, अपनी पहचान बनानी हमको है। अभी हमारे पास 2 नगर सेवक हैं, 2 विधायक हैं और 1 एमपीज़ हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी जमात बढ़े, हमारे लोग बढ़ें और अपनी आवाज़ अपने तौर पर उसको उठाएं हम लोग। जहाँ तक मुंबई शहर की बात है, 225 सीटें यहाँ पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि इस वक्त हमारी तादाद जो है 100 सीटों के ऊपर लड़ने की हमारी ताकत है। यहाँ पर हमारा ज़िला अध्यक्ष बन चुके हैं, तालुका बन चुका है, वार्ड में मेहनत चल रही है। इंशाल्लाह वार्ड भी इसी महीने में मुकम्मल हो जाएंगे हमारे पास। हमारी तैयारी पूरी है और उस तैयारी के मद्देनज़र जो है हाईकमान जो फैसला करेगा उसके ऊपर उस तरह काम करेंगे। जी फैयाज़ जी, अगर मैं जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने कहा तैयारी पूरी है, तो सभी पक्षों ने अपनी अपनी तैयारियाँ की है। सर मैं अगर बात करूँ कि चुनावी मैदान में जो मोहरे उतारे जाते हैं उसे काफ़ी परखा जाता है, सोच समझ के उतारा जाता है। तो एमआईएम की क्या रणनीति होगी, किस तरीके के जो है उम्मीदवार एमआईएम जनता के बीच में उतारेगी? देखिए सर, उम्मीदवार तो हमारे पास तैयारी हो चुकी है, सब पे हमें निशानदेही हो चुकी है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, क्या है क्या नहीं, कितने लोगों के नाम जाएंगे लिस्ट में, सब तैयारी हो चुकी है। सिर्फ अभी हमको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और हमारा हाईकमान फैसला करेगा किसको टिकट दें, किसको ना दें। बिल्कुल। सर मैं अगर बात करूं चुनाव की, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की, तो इस समय जो है वो किला जो है मजबूती से खड़ा है शिवसेना के पक्ष में। तो सर कौन सी ऐसी रणनीतियां होंगी, कौन सी ऐसे पासे फेंके जाएंगे
कि जिससे कि उस किले के दीवार को भेद पाएं आप? देखिए, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जी सेना, भाजपा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 32 दात में ज़ुबान के मानिंद है। सब पार्टियों के नेज़े पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, चाहे वो सेना हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पक्ष हो। हर पार्टी इस वक्त जो है अपने नेज़े पे नूक पे रखी हुई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। मतलब 32 दात में ज़ुबान है ये, और ज़ुबान अपने हरकत से बाज नहीं आएगी। जब भी वक्त मिलेगा बोलेगी, हक है वो बोलेगी और लड़ाई लड़ेगी इंशाल्लाह। सर, मैं मुंबई से रुख करता हूँ उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश पूरे भारत भर में सब में ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला एक राज्य है। सर, उत्तर प्रदेश में आपकी जमात जो है, MIM जो है, काफ़ी मेहनत कर रही है, उतर चुकी है ज़मीन पर, चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। तो सर, क्या लगता है आपको, भाजपा को या योगी आदित्यनाथ को टक्कर देना MIM के बस में होगा? देखिए, टक्कर देने के लिए हम आ गए हुए हैं, और आप जाके देखिए जहाँ जहाँ MIM ने कदम रखा है वहाँ आवाम का मजमे गफ़ीर आता है, और बेइंतहा बहुत ज़ोर शोर से दलित समाज और मुस्लिम समाज वहाँ पे एक बंधन में बनता चला जा रहा है। और आने वाले वक्तों में यूपी का भविष्य MIM पार्टी बनेगी और दलित समाज बनेगा। बिल्कुल सर, मैं अगर MIM की बात करूं तो डिबेट्स में, टीवी चैनल्स में और अन्य पार्टियों के जो लोग हैं MIM को भाजपा की बी टीम के नाम पे बुलाती हैं, ये तो आप बखूबी जानते होंगे। सर, बिहार का चुनाव ले लिया जाए तब भी MIM पे आरोप लगे कि बिहार में आज जो है सत्ता जो है लालू प्रसाद यादव की इनकी होती, मगर MIM के चलते वो सत्ता उनके हाथ से छिन गई। दूसरी बात, बांग्लादेश का चुनाव ले लिया जाए, बंगाल का चुनाव, वहाँ भी यही आरोप लगे कि MIM जो है बीजेपी की बी टीम है और मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए ये चुनावी मैदान में उतरती है। तो सर, ये आरोप है या इसमें कुछ सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि जनता भी कश्मकश में है कि भैया ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ये सच है या झूठ। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में खुद गया था वहाँ पर, और वहाँ पे 19 सीट पे हम लोग खड़े किए थे, जिसमें 5 सीटों पर हमको कामयाबी मिली, और बाकी सीटें जहाँ 14 सीटों के ऊपर कौन जीता कौन हारा उसका पता लगा, खुद बहुत बात मालूम पड़ जाएगी आपको। और जहाँ तक बात है बी टीम की, साबित तो करो ना मेरा भाई। सिर्फ बोलना आसान है, इल्ज़ाम लगाना आसान है, साबित करना नामुमकिन चीज़ है। हैदराबाद के अंदर पूरी भाजपा टीम MIM पार्टी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तकलीफ देने पहुंची थी। वहाँ पर पूरे बड़े नेता पहुंच गए थे, कांग्रेस भी उतर गई थी वहाँ पर कि अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम लोग पनपने नहीं देंगे। हुआ क्या वहाँ पर, भाजपा क्या कर रही है, हमारा जितनी सीटें थी उतनी सीटें हम जीते भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे हमारा गैर मुस्लिम भाई जो है वो भी जीते हैं साथ में MIM की पार्टी से। तो मेरा भाई ये तो साबित तो करो आप। इससे पहले हम यूपी में लड़े नहीं, भाजपा इक़्तिदार में आ गई, पार्लियामेंट लड़े नहीं, भाजपा इक़्तिदार में आ गई। तो कैसे इक़्तिदार में आ रही है, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर हो गया है, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई है, विपक्ष के जो भी नेता कमज़ोर पड़ गए हैं। इसके लिए MIM पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई जो है देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है, नस्लों को बचाने की मुस्तकबिल की लड़ाई ही है। आज हमारी नस्लें ख़तरे में आ जाएंगी, अगर मुल्क का संविधान नहीं बचा तो देश टूट जाएगा, और देश न टूटे इसके लिए संविधान को बचाना ज़रूरी है। और वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दे के गए हैं, लिख के गए हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एक है। आज ये सरकार जो है संविधान ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हमारी जो नकीब मिल्लत जनाब बलशनो अवीसी साहब हैं, बबांगे दुहल बोलते हैं कि संविधान बचाओ, दलित और मुस्लिम ये ऐसी युति है, ये एक हो गई तो देश का संविधान बचेगा और देश भी बचेगा।
सर, जैसे आपने हैदराबाद का जिक्र किया, मैंने देखा था चुनाव के टाइम पे भाजपा ने अपनी पूरी दमखम से जो है उस चुनाव को लड़ा था। जेपी नड्डा ले लिया जाए, अमित शाह ले लिया जाए, सारे लोग जो है, योगी आदित्यनाथ, सारे बड़े बड़े जो ब्रांड हैं भाजपा के, वो सारे ब्रांडों को इस्तेमाल किया गया वहाँ पे। सर, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर गई थी, जो सब सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटें पाई हैं जी। तो बी टीम कौन है? कांग्रेस पार्टी है, कौन है? हाँ, सब सीट पर लड़े। हम तो 51 सीट पर लड़े, 43 जीते। आप सब सीटों पर लड़े, सिर्फ 2 सीट जीते हैदराबाद के अंदर। तो बी टीम कौन है, सब पता सोचिए ना आप ही मेरा भाई इसके बारे में। सर, मैं अगर बात करूं महानगर पालिका के चुनाव की, तो क्या MIM के भी जो ब्रांड हैं, जो चेहरे हैं, जो कि लोग देखना चाहते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, क्या उन्हें इस चुनाव में मुंबई की ज़मीन पर देखने मिलेगा? भाई बेशक, हमारे पास जो स्टार कैंपेनर हैं, बैरिस्टर नकीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवीज़ साहब हैं, अकबरुद्दीन अवीज़ साहब हैं, इम्तियाज़ जहीर हैं, गफ्फार कादरी हैं, और भी दीगर लोग सब आएंगे इंशाल्लाह। सर, मैं अगर बात करूं आप साउथ मुंबई की, तो यहाँ की विधायिका है यामिनी जाधव, जिन पे के आरोप लगे हैं। आरोप अभी तक जो इंक्वायरी चल रही है कि पैसे के जो लेन देन का मामला है, तो उनकी कहीं ना कहीं जो सदस्यता है उस पे जो है तलवार टंगी हुई है। तो सर, क्या कहना चाहोगे कि आप इस तरीके का जो उन पे आरोप लगा है, कितने हद तक आपको क्या लगता है ये जो आरोप है ये किसी आवेश में आकर लगाया गया है या उसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, इसके अंदर किसी का कोई रोल नहीं है। इसमें पूरा IT सेल काम कर रहा है वहाँ पर, और शायद इसके ऊपर जो है ये अपना भाजपा का कोई नेता है, उसने एलिगेशन किया उसके ऊपर, और उसके आधार पर IT सेल इंक्वायरी किया है। इन्हीं का भाई बंधु ने किया, इन्हीं के आपस के लोगों ने किया है। अब जो भी फैसला आएगा उसके पर अमल दरामद करेंगे हम लोग, और हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो भी फैसला आएगा देखेंगे इंशाल्लाह। सर, मैं अगर बात करूं, आपने एक कंप्लेंट जो है राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी है, गृह मंत्री को दी है आपने, और काफ़ी जगहों पर आपने मंत्रालय में हो या कमिश्नर ऑफिस हो महानगर पालिका का, वहाँ आपने एक कंप्लेंट लॉन्च की है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली। कंप्लेंट आपने ये दी है कि जो महानगर पालिका का स्क्रैप है उसे जो है सस्ते दामों में बेचा गया और उसमें कुछ हेर फेर की गई। सर, ये पूरा मामला क्या है और आपको किस तरीके से इसकी जानकारी मिली? देखिए, मैंने एक पत्र लिखा हूँ मैं राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपना शरद पवार जी को, अजीजा पवार को दम लिखा मैंने, और म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखा मैंने, और ये मांग की गई कि इसके ऊपर आप इंक्वायरी करें, क्योंकि ये जो लूट है ये बम्बई की जनता के पैसे की लूट है। ये उसके ऊपर लिखत मैंने दिया है उनको, और मुझको उम्मीद है इसके ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल मामला ये है कि 23 जुलाई के रोज़ एक निवेदन आया स्टैंडिंग कमेटी में, और 4 अगस्त के दिन उसके ऊपर मीटिंग की गई, और मीटिंग करने के बाद उसके अंदर प्रस्ताव ये डाला गया, 2020 का टेंडर की कॉपी थी, और उसका क्रमांक जो है 220 उसका क्रमांक नंबर है ये। उसके ऊपर चर्चा हुई नहीं हुई जानता नहीं मैं, लेकिन जो पुराना टेंडर था उसको ही लोगों ने कन्वर्ट किया, जो 2020 में जो टेंडर हुआ था उसको टोटल जो है इसने 32 रुपये कुछ पैसे देकर उसने उठाया था, 21 पैसे दिया था, जबकि 2017 से 19 का रेट जो था 15 रुपये था, 15 रुपये पर किलो था। 19 से 20 होते होते इसका 32 रुपया हो गया था। और फिर एक जैसे 11वें महीने में था हुआ था वो, और उसके बाद जब ये 8वें महीने जब अगस्त में हुआ ये, तो कम से कम 9 महीने पास हो चुके थे आपके पास। आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उसको वक्त रहता था आपके पास, टेंडर करते आप, कोटेशन मंगाते आप, जिसका हाई से तो उसको देते आप। आपने उसी आदमी को रेफर बैक क्यों किया? आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, वो मुंबई की जनता के नौकर है जी। और उनका काम है नियमों के अनुसार चलकर काम करना, और नियमों के अनुसार जाकर काम करो आप, और जो भी कीमत आती है लीगल, वो लीगल कीमत आप उसको कंफर्म करो और उसको इम्प्लीमेंट करो आपने 2020 के ही टेंडर को रिवाइज किया,
एडिशन बोला आपने, और ये भी लिख दिया उसके अंदर कि हमको दूसरा टेंडर मंगाने की आवश्यकता नहीं है, हम सेटिस्फाई हैं। तुम सेटिस्फाई होने वाले कौन होते हो मेरा भाई? आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सेमी गवर्नमेंट है आपकी, नगर पालिका मुंबई की जनता का पैसा है, और मुंबई की जनता के पैसे से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। और आपकी वजह से अभी जो कोटेशन आज जो उसका एक आदमी ने जो ख्वाजा गई नवाज ने कुछ डाला है, क्वेश्चन डाला अपना उसने, उसमें 37 पर डाला उसने, 37 रुपये को ना देते हुए आपने 32 रुपये को दे दिया आपने। मतलब कुल अमाउंट अगर जोड़ा जाए 32 वाला जो है कम है और 37 वाला ज़्यादा है, और 5 रुपये का पर किलो जो पर केजी फ़र्क पड़ रहा है 5 रुपये का। तो सर ये अंदाज़न लगभग कितना स्क्रैप था ये? मेरा भाई टोटल 10,000 टन स्क्रैप था ये। बिल्कुल। इससे पहले भी हुआ टेंडर, लॉ के अनुसार किया गया। उसी चीज़ को ये लोगों ने एडिशनल करके जो है उसी निकाल के उसके ऊपर लोगों ने उसको किया काम। ये एक सोचा समझा मंसूबाबंद तरीका है ये, और इसके अंदर भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू मुझको आ रही है। इसके अंदर भ्रष्टाचार बेइंतहा होगा भी। इसके लिए मैंने पत्र लिखा है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, अपने अजीत दादा पवार को, शरद पवार जी को और म्यूनसिपल कमिश्नर को, इसके ऊपर इंक्वायरी करो आप। क्योंकि ये पैसा जो है 5 करोड़ रुपए का जो घपला है, ये जो भी दिख रहा है, अगर टेंडर मंगाते आप तो 40 रुपये भी आ सकता था आपको, 45 रुपये भी आ सकता था आपको। और जनता को पैसे की आवश्यकता है, नगर पालिका को पैसे की आवश्यकता है। आज के टाइम पे नगर पालिका में पैसे ही नहीं है काम करने के लिए। बार बार सुनने में आता है यहाँ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और इस तरह लूट मचाए हैं आप लोग। आपको अधिकार दिया है, आप नियमों के अनुसार जाकर काम करें, नियमों के ऊपर चढ़ के नहीं काम करेंगे आप। और नियम ये है कि जो भी टेंडर निकले उसको जो भी हाईएस्ट हो उसको आप दें आप। बिल्कुल सर, अगर मैं रकम की बात करूं कि ये जो भी गबन हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन होना है, इसमें लगभग कितने रुपयों की जो है हेरा फेरी की गई है? मेरा भाई देखिए, इसको पहली चीज़ तो ये कि जब एक साल में 15 का 32 हो सकता है तो दूसरे साल में 32 का 40 भी हो सकता है। सीधी सी बात है। 17 से 19 में 15 रुपये था रेट, 19 से 20 होते होते 32 रुपये रेट हो गए इसके। अभी 20 से लेके 21 होने तक एक साल का, कम से कम एक साल का अर्सा गुजर गया, तो डेफिनेटली 40 हो गया होगा। आपने उस चीज़ को क्यों नहीं चेक किया? आप तो नगर सेवक हैं, आप तो अधिकारी हैं, आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। आपका फर्ज बनता था कि आप जाके बोलते कि इसका टेंडरिंग करो आप। आज हर दिन एक मरतबा चीज़ आ जाए उसका रेट बढ़ता है यहाँ पर, और ये भंगार है और उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। आज की तारीख में जो बेचा गया है ये बाकायदा भ्रष्टाचार की नज़र आई है। इसके लिए मैंने लिख के मांगा हूँ, मैं लिख के दिया हूँ मैं कि मुझको न्याय चाहिए। और इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, अजीत दादा पवार जी, इन सब से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर इंक्वायरी कराएं आप। जी सर, मैं अगर ये कहूँ, अगर मैं ये जानना चाहूँ, मान लीजिए आपने सभी लोगों को पत्र व्यवहार किया हुआ है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसके चलते लोगों ने जो है मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, सभी लोगों को पत्र दिया है। अगर मान लीजिए इनकी तरफ से कोई सराहनीय जवाब नहीं आता है और इन्वेस्टिगेशन इस मामले का नहीं होता है, तो आगे आपने क्या रणनीतियाँ बनाई हैं? आपका दूसरा कदम क्या होगा? देखिए, दाल में काला है, पूरी दाल काली। सवाल ये उठता है, अगर दाल में काला है तो निकाला जा सकता, पूरी दाल ही काली है तो कैसे सफाई होगी? मैं ये चीज़ इसके डाला हूँ मैं कि सरकार के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। अगर ये भ्रष्टाचार है, इसके अंदर कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जनता के पैसे की लूट की गई है, तो मुझको उम्मीद है कि राज्यपाल जी साहब भी इसके ऊपर न्याय करेंगे, मुख्यमंत्री साहब भी न्याय करेंगे, अजीत दादा पवार भी न्याय करेंगे और म्यूनसिपल कमिश्नर भी न्याय करेंगे। तब ये मालूम पड़ेगा दाल में काला है या पूरी दाल काली है। जी सर, आपने कहीं मुख्यमंत्री साहब इस पे न्याय करेंगे, तो महानगर पालिका में तो उन्हीं की सत्ता है, कई सालों से हैं, तो क्या आपको लगता है कि इंसाफ हो पाएगा? देखिए, इंसाफ की आस सबको रखना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और सिस्टम के नियम और कायदे हैं।
मैंने पत्र लिखा है, आपने बताया कि बम्बई शहर के अंदर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर हूँ मैं, और एक जिम्मेदार पद पे बैठा हूँ। मुझको दिख रहा है कि इसके अंदर करप्शन है, तो मैं लिखकर उससे निवेदन ही कर सकता हूँ। मैं बाद में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, और फिर उसके बाद जनता है, और 6-7 महीने बाद चुनाव है। हिसाब किताब बराबर करेंगे, अपन से करेंगे अपन। बिल्कुल। ये थे MIM के मुंबई अध्यक्ष फैयाज़ अहमद खान जी, जिनसे हमने काफ़ी सारे सवाल किए। सवाल था मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर, चुनाव के नतीजे जो आने हैं वो क्या MIM के पक्ष में होंगे। तो उनका जवाब था MIM ज़मीनी स्तर पर जो है काफ़ी मजबूती से खड़ी है और हर इलाकों में जाकर लोगों से मिल रही है और अपना पक्ष जो है संगठन मजबूत करने की पूरी तैयारी में जुटी है। दूसरी चीज़, मेरा सवाल था क्या किसी के साथ में युति होगी, गठबंधन होगा, तो उनका कहना था कि जी हाँ, हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा पक्ष है जो कि हमारे विचारों पे अमल करता है और हमारी जैसी विचारधारा रखता है उसे हम साथ लेके चलेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी का चुनाव जो है, मेरा सवाल था क्या MIM बी टीम है भाजपा की, जो कि हमेशा से MIM पे आरोप लगते रहे हैं। तो उनका साफ कहना था इससे पहले हमने तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा, तब क्यों अन्य पार्टियां हार गई और वहाँ पे भाजपा की सरकार बन गई। और उन्होंने ये कहा कि अब भी जो है उत्तर प्रदेश में MIM अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से मैंने आखिरी सवाल जो किया था टेंडरिंग को लेकर, जो कि मुंबई महानगर पालिका देश की सब में बड़ी महानगर पालिका, जिसका बजट सारी महानगर पालिकाओं से ज़्यादा होता है, उस महानगर पालिका में कहीं ना कहीं इन्हें जो है एक गंध उठती नज़र आई, जो कि बड़े पैमाने पे जो है जनता का पैसा जो है वो इनके द्वारा धोखा करके खाया गया। ये आरोप है फैयाज़ अहमद खान जी का, जिस पे कि उन्होंने इंक्वायरी की मांग की है मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से और अन्य नेताओं से। अब देखना ये होगा क्या ये नेता इनकी जो कंप्लेंट है या इनकी शिकायत है उस पर अमल करते हैं, और इस तरीके से बेवकूफ़ाना तरीके से जो फैसला लिया गया महानगर पालिका में, इसके पीछे का क्या मकसद था और क्या राज ऐसे हैं जिसके लिए पुराने दाम पर जो है नया टेंडर दूसरों को उसी शख्स को सौंपा गया जिसने पहले दिया था। अब देखना ये होगा क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन होता है और क्या इसका रिजल्ट आता है और जनता के सामने कौन सी ऐसी परतें खुलती है जिससे कि जनता को पता चले कि महानगर पालिका में क्या कुछ उनके पीठ पीछे चल रहा है। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।